हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रात को 8 बजे रोज़ आपका आंसर राइटिंग सेशन हमारा होता है। आज बच्चों के आंसर आए हैं, फिर से डेली बेसिस पर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में लगभग आप सब लोग जानते हैं, पिछले 7 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है, मेरा कोड है शबलू। जो लोग हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मौका है। अनअकैडमी के अचीवमेंट की बात करें तो हर 3 में से एक बच्चा यूपीएससी का अनअकैडमी की तरफ से सिलेक्ट हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है। मेगा एक्सटेंशन ऑफर में 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने का, 1.5 साल का 6 महीने का और 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है। वर्तमान में हमारे प्रयास बैच और बायलिंगुअल बैच आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं बहुत मेहनत के साथ पढ़ना, वो इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। फिलहाल हम अपने आंसर राइटिंग रिव्यू को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन काजल का, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, संविधानवाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, भारत जैसे देश में इसके क्या प्रभाव हैं, संक्षेप में बताइए। 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। जब हम संविधानवाद की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य किसी देश में सरकार के उस स्वरूप से है जिसमें संविधान की सर्वोच्च भूमिका होती है। सरकार या अधिकारियों को मनमाने कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। इसे संविधानवाद कहलाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इवोल्व किया था, या इसके जनक के तौर पर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। बढ़िया इंट्रो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपत्ति इस पर नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार से चीजों को मेंशन किया जा सकता है, इस प्रकार से चीजों को दिखाया और लिखा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। इंट्रो बेस्ट तरीके से आपने बताया है। नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। संविधानवाद का कोई स्पष्ट परिभाषा का न होना राज्य की शक्तियों का सीमित करता है। बहुत बढ़िया। संस्कृति के संबंध की अवधारणा, पश्चिमी विचारों का शामिल ना होना, ये नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई पड़ते हैं। कोशिश कीजिएगा हमेशा जब क्वेश्चन ने पूछा भारत पर क्या प्रभाव पड़ते, तो पहले सकारात्मक पहलुओं को दिखा दिया जाए। हमेशा सकारात्मक चीजों को पहले दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यह समझना और जानना आसान होगा। आप इसे बेहतर तरीके से समझकर जानकर लिख पाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें, विधि के शासन की बात देखते हैं, शक्तियों के पृथक्करण की बात देखते हैं, जवाबदेही सरकार के ना होने की बात करते हैं। ओके, अच्छा, जवाबदेह सरकार का होना, न्यायपालिका के होने की बात, व्यक्तिगत अधिकार या मौलिक अधिकार, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वैश्विक अधिकार, एकल नागरिकता। देखो, आपने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को ऐसे दिखाया, इसे थोड़ा सा इलुब्रेट करने की भी आवश्यकता थी। जब तक आप इसे इलुब्रेट नहीं करेंगे, इसे बढ़ाकर यानी कि शब्दों के ज्ञान के कंटेक्स्ट में नहीं दिखाएंगे, अपने शब्दों में इसे लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको ये क्लियर कट चीजें समझ नहीं आएंगी। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन में, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए संविधानवाद का होना अति आवश्यक है। व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित, परिपक्व लोकतंत्र के लिए सकारात्मक या एकात्मक शासन के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए लोकतांत्रिक संप्रभु देश बनाना इसका मकसद है। तो कंक्लूजन तो ठीक लिखा है, लेकिन बीच में जो बॉडी पार्ट है, इंट्रो और कंक्लूजन ठीक है, लेकिन बॉडी पार्ट में और बेहतर चीजों को लिखा जाना था। अगर मार्क्स अपनी मर्जी से चाहिए आपको, तो एग्जामिनर की डिमांड को पूरा करते हुए इस क्वेश्चन को सही तरीके से लिखना होगा। वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें मिसिंग लगा। मेरी तरफ से 3 नंबर, क्योंकि पूरी तरीके से क्वेश्चंस को इलोबरेट नहीं कर पाए हो।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं नीलिमा का। ओके, इंडो कनाडा रिलेशन, हालांकि इस क्वेश्चन को कल रिव्यू करना था हमें, बहुत सारे बच्चों ने इसे आज ही लिखा। जो कल वाले क्वेश्चन से उन्हें आज लिखना था, जो आज वाले क्वेश्चन से उन्हें कल भेजना था। द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा थ्रू अ ज्योग्राफिकल डिस्टेंट yet critically diverse have seen evolution. Okay, they encompass economic cooperation, educational exchange and cultural connection with history of occasional transaction. अच्छा है, लेकिन मुझे क्वेश्चंस की शुरुआत में ही करंट का सिनेरियो चाहिए था। मुझे करंट का ही एस्पेक्ट जानना था। क्वेश्चंस क्या था? इंडो कनाडा रिलेशन आर टेंस दीज डेज, राइट डाउन द कोज एंड इंपैक्ट, और आपने लिखा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो थोड़ा सा यहां पर आपने इंट्रो को क्वेश्चंस के आधार पर जितना बेहतर लिखना चाहिए था उतना बेहतर आप इसे नहीं लिख पाए। इंडो कनाडा बायलिटरल टाइज, मिनिस्टीरियल लेवल डायलॉग सच एज स्ट्रेटेजिक ट्रेड एनर्जी डायलॉग्स, कॉमर्शियल रिलेशन को आपने बताया, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के बारे में आपने बात की, एग्रीमेंट सच एज न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, जॉइंट कमेटी एंड सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, स्पेस के बारे में बताया। चलिए, ये तो रहा पुराना इशू, और मैंने इस इशू को क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा, तो मेरे हिसाब से ये इरेलेवेंस पार्ट रहा, आपके क्वेश्चंस का इरेलेवेंस पार्ट रहेगा। रिसेंट इंडो नेगोशिएशन ट्रेड नेगोशिएशन है this road block between India and Canada following Prime Minister Justin Trudeau announced that investigation into credibility allegation linking India's official to the murder at Khalistani terrorist Hardeep Singh Rijjar। एग्जैक्टली यही पॉइंट पर आपको इस क्वेश्चन को दिखाना था। Canada government also expelled a senior Indian diplomats, Indian derived any involvement, deny any involvement and expelled a senior Canadian diplomats to इंडिया ने भी ऐसा कर दिया। अब चैलेंजेस क्या है, इंपैक्ट क्या पड़ा? रिसेंट प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी इन कनाडा, ठीक है। डिफरेंट वीजा, G20 इशू सच एज पॉलिटिकल इशू इन कश्मीर, ट्रेड इंडियन dairy and poultry producer express trade related concern over Canadian experts such as pulses and crude oil. Both countries should take legal measure to address the political extremism, promoting cultural exchange program to understand each other roots more better, work together to commitment toward the climate change। वाई फॉरवर्ड आपने दिखाने की कोशिश की। वाई फॉरवर्ड लिखने की जगह आप कंक्लूजन को लिखें बिना नाम लिखे और थोड़ा सा छोटा करें। क्वेश्चंस में आपके यहीं से मुझे चीजें बेहतर नजर आई। आपको अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इस क्वेश्चंस में दिखाना था, अगर आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की तरफ जाना चाहते थे, तो याद रखिएगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को आपको शुरुआत में 2 से 3 लाइनों में दिखाना होगा। अगर बाय चांस क्वेश्चन ही उसने ऐसा पूछा है कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में भारत कनाडा के रिलेशन बहुत अच्छे थे लेकिन वर्तमान स्थिति खराब हो चली है, इसके पीछे कारण और निवारण की बात रखें, तब आपको इस क्वेश्चन पर ऐसे लिखना था। बीच में मुझे थोड़ा सा बेहतर नजर आया, शुरुआत मेरे हिसाब से इसकी इतनी बेहतर नहीं रही जितनी बेहतर इसकी होना चाहिए था। मेरी तरफ से 4 नंबर, हालांकि 4 भी ज्यादा है क्योंकि इसमें और बहुत कुछ पढ़ना और समझना बाकी था, पर कोई बात नहीं, आपने अच्छा लिखा है नीलिमा, काबिले तारीफ है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पूजा का क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन के कंटेक्स्ट में, बहुत बढ़िया।
अब प्लानिंग कमीशन, सबसे पहले ये क्वेश्चन जब आपको भेजा गया ये चेंज हो गया, मैंने पूछा था प्लानिंग क्या है, उसका इंपैक्ट जानना था। पर प्लानिंग कमीशन के चक्कर में देखें, इज अ गवर्नमेंटल और organizational body responsible for the formulating and implementing plan policy and strategies to promote the steer the economic, social and overall development of the country। सबसे पहले वाज है, अब ये नहीं रही। प्लानिंग कमीशन इज नॉट अवेलेबल नाउ, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चंस को वर्तमान सिनेरियो के आधार पर लिखना था और आपने इस क्वेश्चंस को पुराने कंटेक्स्ट में ही दिखाने की कोशिश की। इट्स प्राइमरी रोल इज टू एक्सेस द नेशन नीड, सेट ऑब्जेक्टिव, एलोकेट resources efficiently and coordinate various sectors to achieve sustainable growth and development। बढ़िया। Planning is a crucial for a country development as it ensure a systematic approach towards resources allocation, infrastructure development, poverty reduction, efficiency। Planning help to optimizing resources utilization, reduce disparity। ठीक है, अब देखो आधा क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन के बारे में आपने सही बताया, प्लानिंग की इंपोर्टेंस को आपने बहुत अच्छे से बताया, क्राइटेरिया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को आपने एक्सप्लेन किया, सोशल प्लानिंग को एक्सप्लेन किया। जबकि मुझे इसमें जो प्लानिंग के टाइप आपसे पूछे थे, लाइक इंडक्टिव प्लानिंग, सेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, इन सब चीजों को आपको बताना था। तो क्वेश्चंस जिस तरीके से होना चाहिए था उस कंटेक्स्ट में पूरी तरीके से नहीं है, बट फिर भी बेहतर आंसर आपने लिखा है। रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी मुझे नजर आई है, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग, cater to specific aspect of the development, ensuring a holistic approach towards our nation program progress। बढ़िया लिखा है पूजा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्वेश्चंस में अभी बहुत सारी चीजों पर काम करना है। आपको जैसा क्वेश्चंस मिला था आपने एज इट इज क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश की, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चंस को लिखा। मेरी तरफ से 6 मार्क्स आपको इसमें अलॉट होंगे। आगे से जब भी आप क्वेश्चंस को लिखें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, फंक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी elected or appointed by to draft a constitution and establish the fundamental law and principle of the nation। बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। its formation, function and criticism are vital aspect in the process of shaping country's governance and legal framework। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन इंट्रो पार्ट में नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया पूजा, काबिले तारीफ आपने लिखी है। फॉर्मेशन की बात करें,
थोड़ा सा कोशिश करते कि आप चीजों को पॉइंट वाइज लिखो। आपके पास बहुत सारी चीजें लिखने के लिए हैं, लेकिन पॉइंट वाइज चीजों को लिखने की कोशिश करो। जैसे उसकी फॉर्म करने के कंटेक्स्ट में एक पॉलिटिकल इवेंट आपने दिखाया, सारी चीजों को यहां पर दिखाने की कोशिश की। फंक्शन की बात आपने बताई, इस प्रकार से आप चीजों को दिखा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को आपने एक्सप्लेन किया, डिबेट एंड डिस्कशन को आपने एक्सप्लेन किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट को आपने एक्सप्लेन किया। यहां तक आपका क्वेश्चन ऑन ट्रैक लिखा गया, बढ़िया तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस की बात रखी। अब बात करता हूं क्रिटिसिज्म की। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली एंड रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्रिटिसाइज किया गया, बिल्कुल सही है। टाइम एंड रिसोर्सेज को लेके इसको क्रिटिसाइज किया गया, टाइम ज्यादा लगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दिखाया, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, या आप यह भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द एडवोकेट और कांग्रेसी। कांग्रेस का वर्चस्व और वकीलों का स्वर्ग, द हेवन फॉर एडवोकेट या लॉयर के लिए कहा गया। इनफ्लेक्सिबिलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन में बिकम रिजिड एंड चैलेंजेस टू अमेंड पोटेंशियली, ये आउट ऑफ ट्रैक गया। यहां पर जो सवाल था यह था कि संविधान सभा के आलोचना आपको करनी थी। क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, फंक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जबकि लास्ट पॉइंट में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल के एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की। तो ये हमारा ट्रैक से भाग गया और इसका खामियाजा भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनर इसके बाकायदा मार्क्स आपके कट कर देगा। कंक्लूजन ठीक लिखा है, अच्छा लिख रही हो, बस अपने माइंड को कंसंट्रेट करके एक जगह लगाएं और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो। इस बात का खास ख्याल रखो कि जो आप लिख रहे हो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हर तरीके के हर एस्पेक्ट को आप समझ कर लिख पाओ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्क्स की अगर मैं बात करूं, 15 नंबर का सवाल था, इसमें आप 5 नंबर डिजर्व करती हैं। अब गलतियां कहां हैं? गलतियां रिप्रेजेंटेशन में भी हैं और गलतियां कुछ चीजों को आउट ऑफ ट्रैक भी लिखा गया है, तो उन पर आपको काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अल-ब्रूनी की नजर में भारत, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। अल-ब्रूनी एक ईरानी विद्वान के विषयों का जानकार था। महमूद गजनवी के कार्यकाल में भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध किताब किताबुल हिंद है। मिसिंग क्या है? इसमें थोड़ा सा आपको मेंशन करना था कि ये 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में आया था। अल-ब्रूनी के विवरण में राजनीतिक कारण या अल-ब्रूनी के विवरण में सामाजिक जाति बंधन की उपस्थिति बताई, रूढ़िवादी प्रथाओं को बताया, सती जोहर प्रथा बताई, दहेज प्रथा का वर्णन नहीं बताया। बढ़िया लिखा। अल-ब्रूनी के विवरण में सामाजिक पहलू, कारण नहीं होगा, पहलू होगा। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, राज्य एक दूसरे की ईर्ष्या नफरत करते थे, एकीकरण की कमी थी, भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का अनुपस्थिति होना, नए शासन में भारत में आने का रास्ता दिखाया, बिल्कुल सही है। कराधान प्रणाली को स्वामित्व राजा के पास ना होकर ब्राह्मणों से करमुक्त रखा गया था, ब्राह्मणों के पाखंडों की आलोचनाएं उसने की थी। डायग्राम के माध्यम से आपने यह भी दिखाया अल-ब्रूनी कहां का था और कैसे भारत में आया था। अल-ब्रूनी ने भारत का वर्णन करते हुए भारत के विद्वान वाला देश कहा। भारत जैसे देश ने ही सबसे पहले 0 और दशमलव यूरोपियन वासियों को बताया।
भारतीय विचारधारा में भी अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे यूनानी विचारकों से महान थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन लिखाया है काजल, 10 नंबर का ये सवाल था और आराम से आप इसमें 4.5 नंबर डिजर्व करती है। अब पूछो कि सर जी आपने इसमें मेरा 1 नंबर या आधा नंबर किस आधार पर काटा, तो आधा नंबर और 1 नंबर आपका अल ब्रूनी के डिस्क्रिप्शन में केवल सामाजिक और राजनीतिक पहलू के अलावा भी उसके बारे में भी बताना था, किसी समकालीन राजाओं के नाम आपको मेंशन करने थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना है कि आप चीजों को बेहतर कर सको, आप चीजों को समझकर मेंशन करके लिख सको। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड बेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई? कुल मिला के द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने पूछने की कोशिश की। इट वुड नॉट बी एक्यूरेट टू डेफिनेटली state that the constitution of India is inherently better than the constitution of other nation, as the assessment of the constitution equality is the subjective of and dependent on the context, value and goal of a particular